स्वागत है साथियों। दृष्टि क्विक बुक के समरी लेक्चर में आज हम लोग विविध के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं स्वतंत्र भारत में गठित विभिन्न शिक्षा आयोग या समिति। तो इसे भारतीय शिक्षा का इतिहास से भी संबंधित टॉपिक आप समझ सकते हैं। इसमें जितने आयोग आए हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, तो शुरुआत वाले जो हैं वो हम लोगों ने और जो पिछले चैप्टर्स हैं उनमें देखे हुए हैं। यहाँ देखेंगे हम लोग जो इंडिपेंडेंस के बाद में जितने शिक्षा आयोग बने हैं तो उनको हम लोग देखेंगे और उनसे संबंधित क्या प्रमुख सुझाव रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर कर पूछा जाता रहा है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे 1948 विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की। तो ये उच्च शिक्षा के भारतीयकरण पर इसका बल दिया गया था। तो इसमें सबसे पहले 1948 में डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया। और मैंने आपको बताया कि हायर एजुकेशन के लिए इसमें सिफारिशें इसको देना था। तो इसने बहुत सारी सिफारिशें दी जिसके आधार पर शिक्षा की नींव जो है आगे रखी जा सकी। तो जो प्रमुख सुझाव थे, राधाकृष्ण आयोग भी कहा जा सकता है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहा जा सकता है। तो इनके सुझावों को देखें तो इन्होंने आधुनिक भारत के अनुरूप उच्च शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित करने पर बल दिया था। कॉलेज और विश्वविद्यालय के पुनर्गठन की आवश्यकता पर बल दिया था और ये कहा था कि माध्यमिक शिक्षा के समुचित विकास के बिना उच्च शिक्षा का विकास संभव नहीं है। इसके बाद यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी को पुनर्गठित करने का सुझाव दिया, जिसमें एक बड़े अध्यक्ष और देश के बड़े शिक्षाविद शामिल हों। तो इसी सुझाव पर अमल करते हुए उस समय शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। उन्होंने 28 दिसंबर 1953 को औपचारिक रूप से यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की नींव रखी और 1956 में एक विधेयक द्वारा यह सरकार के अधीन आ गया। तो ये रहा प्रमुख आपके राधाकृष्णन आयोग का विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण आता है मुदालियर आयोग। इसका सबका ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर एग्ज़ाम में ईयर पूछा गया है और कभी कभी जब स्टेटमेंट बेस्ड आता है तो उनके सुझावों को भी पूछ लिया जाता है। तो इम्पॉर्टेंट है, शॉर्ट में दिया गया है, इसलिए आपको कम समय में अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग के भी नाम से जाना जाता है, मुदालियर आयोग के भी नाम से जाना जाता है। 1952-53 नाम से स्पष्ट है कि माध्यमिक शिक्षा से संबंधित इनकी सिफारिशें हैं। तो क्योंकि उस समय केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड जो है उसकी अनुशंसा पर भारत सरकार ने 1952-53 में लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया। तो पहली बात तो मुदालियर का पूरा नाम ही देख लें, लक्ष्मण स्वामी मुदालियर अध्यक्ष थे और इनके अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। तो इसने माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। दरअसल ऐसे भी पूछा सकता है कौन सा आयोग प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है, कौन सा उच्च शिक्षा से, कौन सा माध्यमिक शिक्षा से। तो थोड़ा सा इसको आप ध्यान रखेंगे। इन्होंने क्या कहा कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण पद्धति पर जोर दिया, जो ऑब्जेक्टिव टाइप के टेस्ट होते हैं, और जो मल्टीपर्पज़ स्कूल हैं उनकी स्थापना पर, बहुउद्देशीय स्कूलों की स्थापना पर बल दिया। ग्रामीण उच्च शिक्षा समिति की स्थापना की सिफारिश की इन्होंने। इसके साथ ही अखिल भारतीय क्रीड़ा परिषद और अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना का सुझाव दिया। कृषि शिक्षा का विस्तार करने पर बल दिया। इंजीनियरिंग कॉलेज एवं प्राविधिक विद्यालयों का निर्माण की सिफारिश की और माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा सूत्र आदि विषयों पर कार्य हेतु सरकारी प्रयास के सुझाव इन्होंने दिए। तो माध्यमिक शिक्षा में लगभग काफ़ी चीज़ें बदलाव के लिए इन्होंने सुझाव दिया मुदालियर आयोग, और इनकी बहुत सारी बातें मानी भी गई। इसके बाद आता है 1964 का कोठारी आयोग। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। तो इनकी अध्यक्षता में स्कूली शिक्षा प्रणाली को नई दिशा देने के उद्देश्य से इसका आयोग गठन किया गया था। तो इसको जो है प्राथमिक शिक्षा से लेकर सभी शोध कार्यों तक के संबंध में सारे सुझाव देने थे। तो राधाकृष्णन को आपने देखा कि उच्च शिक्षा के संबंध में, मुदालियर को देखिए माध्यमिक शिक्षा को। अब ये ज़रूरत महसूस की गई कि एक जो स्कूली शिक्षा प्रणाली है पूरा, तो ये प्राथमिक शिक्षा से लेकर शोध कार्यों के संबंध में इन्होंने अपना सुझाव दिया था। तो इनके प्रमुख सुझाव क्या थे कोठारी आयोग के? इसका डेट याद रखेंगे, 1964 में 14 जुलाई 1964 को इसकी आयोग का गठन किया गया था। तो इन्होंने जो सुझाव दिया ये था कि शैक्षणिक अवसरों की समानता पर बल, अध्यापक शिक्षा पर बल, विद्यालयी शिक्षा का विस्तार और शिक्षा संरचना की संस्तुति जो है वो 10+2+3 की शिक्षा की संरचना की संस्तुति की जाए। मतलब 10 हाई स्कूल तक, 2 जो है इंटर के 2 साल और ग्रेजुएशन के 3 साल। तो 10+2+3 शिक्षा संरचना की जो संस्तुति है वो होगी। इसके बाद 25% माध्यमिक स्कूलों को व्यावसायिक स्कूलों में परिवर्तित किया जाए और प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में, माध्यमिक शिक्षा स्थानीय भाषा में शिक्षण को प्रोत्साहन मिले। तो इसी तरह अगर देखा जाए तो कोठारी आयोग जो था वो देश का पहला शिक्षा आयोग था जिसने सामाजिक बदलाव को ध्यान में रखते हुए ठोस सुझाव प्रस्तुत किया था। तो ये रहा हमारा कोठारी आयोग। तो हमने 3 देख लिया, राधाकृष्णन आयोग देख लिया,
एक मुदालियर देख लिया और कोठारी आयोग देख लिया। सबकी अब डेट भी याद रखेंगे। पहला था 1948, 1948 के बाद 1952-53, उसके बाद 1964। तो ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति आती है 1968 में। तो ये जो है कई चूँकि आ चुके थे माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 में, और उसके बाद एक भारतीय शिक्षा आयोग जो है की अनुशंसा को ध्यान में रखते हुए देखा गया, तो 1968 में एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा हुई। इसकी जो प्रमुख बातें थीं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे 10+2+3 शिक्षा पद्धति का विकास करना, संपर्क भाषा के रूप में हिंदी, और शिक्षा के अवसरों में समानता स्थापित करने का प्रयास, विज्ञान तकनीकी शिक्षा पर बल, नैतिक और सामाजिक मूल्यों के विकास पर बल जैसे सुझाव दिए गए। इसके बाद आता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। तो चूँकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 भी है, तो इसीलिए जो आगे आ जाएगा ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, तो इसको कहा जाता है नई शिक्षा नीति, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 की। तो इसने क्या किया कि जो 10+2+3 की संरचना है, यानी कि हाई स्कूल 2 साल इंटरमीडिएट 3 साल ग्रेजुएशन, उस संरचना को अनिवार्य बना दिया और एक प्रोग्राम ऑफ एक्शन तैयार किया गया। तो इसमें भी ऐसी बहुत सारी बातें की गई जो बच्चों के लिए आगे उनके उत्साहवर्धक रहे हों। जब इसके बहुत डिटेल में इसका एक लेके आएंगे, तो यहाँ बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है, इसलिए इसको हम बहुत डिस्कस नहीं करेंगे। इसके बाद छोटी छोटी समितियाँ आई हैं जो इनमें संशोधन हुआ है। जो NEP आई थी, ये नई शिक्षा नीति, तो 1986 की, इसमें 2 बार संशोधन हुआ। एक बार 1990 में हुआ, एक बार 1992 में हुआ। तो जो पहला संशोधन 1990 में होता है वो राममूर्ति की अध्यक्षता में होता है, यहाँ पर मेंशन भी किया गया है। और जो दूसरी बार संशोधन होता है 1992 में जनार्दन रेड्डी की अध्यक्षता में होता है। तो राममूर्ति के जो सुझाव हैं उनको ज़रा देख लेते हैं कि कौन कौन से सुझाव उन्होंने दिए थे। तो उन्होंने कहा कि स्किल डेवलपमेंट पर जो है बल दिया जाए, यानी कि कौशल विकास, परीक्षा प्रणाली में सुधार, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन, जो धार्मिक अंतर हैं उनको कम किया जाए, और विद्यालय प्रशासन का विकेंद्रीकरण किया जाए। इसके बाद 1992 में भी इसको संशोधित किया जाता है। तो चूँकि कांग्रेस जब पुनः सत्ता में आती है, तो जो पिछली सरकार द्वारा थी उसके मतलब उन्होंने अपने हिसाब से पुनरीक्षण किया जनार्दन रेड्डी की अध्यक्षता में। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो नई शिक्षा नीति 1986 उसमें 2 बार हुआ था। एक राममूर्ति समिति 1990 में, और दूसरा जो संशोधन था वो जनार्दन रेड्डी की अध्यक्षता में किया गया था। तो इसका भी यहाँ पर जनार्दन रेड्डी का नाम आप याद रख सकते हैं। इन्होंने कहा कंपलसरी किया कि प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 3 शिक्षक हों, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, स्कूल कॉम्प्लेक्स जैसी योजनाएं जारी हों, प्रौढ़ शिक्षा पर जोर दिया जाए, जिला साक्षरता अभियान की सिफारिश इन्होंने की। तो ये पूछे भी जाते हैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड वगैरह। तो ये संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 की है। अध्यक्षता किसकी थी? जनार्दन रेड्डी की। अब इसके बाद आती है कि यशपाल समिति 1992 में। तो यशपाल समिति ने एक दिया शिक्षा बिना बोझ के, ये कब? 1993 में। तो इन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षा सुरुचिपूर्ण गुणवत्तापूर्ण बने, पाठ्यक्रम को व्यवस्थित किया जाए, उबाऊ गुणवत्ताहीन परीक्षा प्रणाली को रुचिकर बनाया जाए, शिक्षा को तकनीक से जोड़ा जाए। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण आता है 2016 में TSR सुब्रमण्यम समिति, जो आज वर्तमान में आप देख रहे हैं, और आप अभी टीचिंग में अगर आप दे रहे हैं तो इसका बहुत प्रभाव है इस पर। तो अभी देखते हैं इसकी क्या प्रमुख सिफारिशें हैं। दरअसल 2015 में पूर्व कैबिनेट सचिव थे TSR सुब्रमण्यम, तो उनकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति बनाने के लिए एक समिति गठित की गई थी। तो इन्होंने अपनी सरकार को सिफारिश सौंपी। क्या क्या था इसमें? कहा गया कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों को अनुत्तीर्ण नहीं करना, मतलब फेल नहीं किया जाएगा कक्षा 5 तक के बच्चों को। तो यही चल रहा है। कक्षा 6 से परीक्षा आधारित जो पुरानी पद्धति है वो लागू किया जाए। दूसरा था कि आर्थिक रूप से कमज़ोर विद्यार्थियों को स्कूलों में आरक्षण दिए जाने पर जोर दिया गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शिक्षकों की भर्ती हेतु शिक्षक प्रवेश परीक्षा यानी कि TET की अनिवार्यता तथा B.Ed कोर्स में नामांकन के लिए स्नातक में कम से कम 50% अंकों की अनिवार्यता पर जोर दिया गया। तो आप देख रहे हैं कि इस समय TET बहुत कंपलसरी है। वो देखिए इसकी शुरुआत यहाँ सुब्रमण्यम समिति से ही होती है। और इसमें यह था कि जो अभी नई शिक्षा नीति आई 2020 में NEP 2020 में, तो इसमें 200 विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में परिसर खोलने की स्वीकृति प्रदान करने पर जोर, तो इसका भी नई शिक्षा नीति में भी किया गया है। तो यहाँ पर आप देखिए कि इसी में ये सुब्रमण्यम समिति में भी कहा गया था कि जो विदेशी विश्वविद्यालय हैं वो भारत में अपना परिसर खोल सकें, ऐसी स्वीकृति दी जानी चाहिए। इसके बाद अभी नई शिक्षा नीति चूँकि कस्तूरी रंगन समिति के ही आधार पर आई थी, तो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन समिति 2019 में गठित हुई। तो इसके आधार पर जो नई शिक्षा नीति आती है उसमें जो प्रमुख प्रावधान है, तो कस्तूरी रंगन समिति की जो सिफारिशें हैं वो क्या क्या हैं उनको देख लेते हैं। तो इन्होंने कहा कि जो लिबरल आर्ट्स एजुकेशन का 4 वर्षीय कार्यक्रम है इसको फिर से शुरू किया जाए, MPhil प्रोग्राम को रद्द किया जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ये NEP 2020 है ये 5+3+3+4 का ये मॉड्यूल
डेवलप करती है। तो ये क्या है, इसको आप समझिए। देखिए, आप जैसे जानते थे कि जो आपका ईयर चलता था पढ़ाई के लिए, इसमें क्या होगा, आयु वर्ग जो 3 साल से 8 वर्ष तक, यानी कि आपके यहाँ चलता है ना कक्षा 1 से पहले 3 साल, तो इसलिए वो 3 साल वो ले लीजिए, आपके आंगनवाड़ी के हो गए, और 1-2 यानी कि 5 साल आपके कक्षा 2 तक हो गए। तो 3 से 8 तक का जो हो गया वो 5 हो गया, 5 ईयर। इसमें हो गया आपका पहला नर्सरी केजी प्रेप जो है, और इसके बाद 1-2, तो ये आपके 5 साल हो गए यानी कि 5। फिर उसके बाद आपका आएगा 3, 4, 5, कितने साल हो गए, ये 3 हो गए ना, तो फिर आया 3। उसके बाद 6, 7, 8 3 साल होंगे 3। उसके बाद 9, 10, 11, 12 यानी कि 4। तो देखिए आपकी माध्यमिक शिक्षा तक का जो होगा 5 + 3 + 3 + 4, तो यही इस समय चर्चा में है, और यही जो है ये इनका कस्तूरीरंगन समिति का ये सुझाव था कि डिज़ाइन इसमें दिया गया था कि जो 3 से 8 वर्ष का है वो आपका 5 में हो गया, जो 8 से 11 वर्ष का है तो 8, 9, 10, 11 वर्ष, और 11 से 14 वर्ष, और 14 से 18 वर्ष, तो आयु वर्ग के हिसाब से भी। और आप याद रखें 5, 3, 3, 4 इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। इसमें बुनियादी शिक्षा से लेकर सेकेंडरी शिक्षा तक की पढ़ाई शामिल है। बुनियादी शिक्षा का मतलब मैंने कहा कि नर्सरी केजी प्रेप को भी इसमें ऐड कर लिया गया है, आंगनवाड़ी को भी, ठीक है। और महत्वपूर्ण सिफारिशें क्या की गई हैं, तो देखिए जो 10वीं 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए लचीली और मॉड्यूलर बोर्ड परीक्षाओं के प्रावधान के साथ जो सेमेस्टर प्रणाली है उसका आरंभ किया जाएगा। फिर उच्च शिक्षा संस्थानों में 4 साल का स्नातक कार्यक्रम जो है उसकी शुरुआत की जाएगी। जो इसमें वर्तमान में BA BSc BCom चल रहा है 3 वर्षीय, तो उसमें क्या किया जाएगा कि पुनर्गठन हो, और ज़्यादा इसमें एकाधिक निकास और प्रवेश विकल्प, अगर उनका बीच में छूट जाता है तो वो फिर से अपना एडमिशन लेके उसको पूरा कर पाएँ। तो ऐसे भी प्रावधान इसमें किए जाएँ, उन्होंने इसका प्रावधान किया है। तो काफ़ी बड़े स्तर पर इसमें बदलाव किया गया है। एक राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की स्थापना को इसमें प्रावधान रखा गया है। इस राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री होंगे। फिर एक राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नियामक प्राधिकरण बनेगा, तो जो UGC ICT है सभी निकाय हैं उसको इसमें शामिल कर दिया जाएगा। इसके बाद जो अभी हमने पढ़ा था तो इसमें भी दिया गया है, सुब्रमण्यन समिति ने जो कहा था, तो यहाँ भी दिया गया है कि जो विदेश हैं उनमें भी भारतीय संस्थान की संख्या में वृद्धि हो, और जो विदेशी संस्थान हैं लगभग 200 विश्वविद्यालय वो भी भारत में अपनी शाखाएँ स्थापित कर सकें, ऐसे प्रावधान किए जाने चाहिए। और जो हमारा प्राचीन ज्ञान है उनका भी हमें नए बच्चों को देना चाहिए। तो इस तरीके से हमने देखा कि भारत में जो शिक्षा का इतिहास है वो काफ़ी चरणबद्ध तरीके से विकसित हुआ है, और जो आज की जो शिक्षा है विकसित भारत बनाने का जो लक्ष्य है इन्हीं शिक्षा नीतियों के माध्यम से आगे बढ़ रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये टॉपिक करंट से रिलेटेड है और बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए अच्छा रहा होगा, पसंद आए तो लाइक करिएगा। अगला जो है बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन चूंकि मैं इसको अलग वीडियो इसलिए दूंगा क्योंकि आप एग्ज़ाम के पहले इसको ज़रूर देख के जाएँ, तो इसको मैं अपने अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा, सामाजिक सुधार अधिनियम। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।